नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा प्रोटीन डाइजेशन। अब कौन से फूड सोर्सेज से हम लोग प्रोटीन लेते हैं, तो एग, मीट, पल्सेस, स्प्राउट्स जो है उसमें हमें प्रोटीन मिलता है। तो सेम हम लोग वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या है, बकल कैविटी। अब बकल कैविटी में मैं बार बार बता चुकी हूँ, वहाँ पर सिर्फ एक एंजाइम है ना, सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज है तो सिर्फ और सिर्फ क्या ब्रेक डाउन करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, वहाँ पे लाइसोजाइम भी है पर उसका काम डाइजेशन में नहीं आता। तो नो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, सब बकल कैविटी में प्रोटीन का कुछ भी डाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है स्टमक। अब स्टमक क्यों लिया डायरेक्ट, क्योंकि यूसोफेगस में वैसे भी कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो स्टमक में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखो। सबसे पहला जो है एंजाइम वो है पेप्सिनोजन। अगर तुमने अभी भी वो पहले वाली वीडियो का जो पोर्शन है जहाँ मैंने डाइजेस्टिव जूसेस पढ़ाए थे, अगर वो याद नहीं हुआ है तो ये वीडियो देख के कोई मतलब नहीं है। तो पहले उसे याद करो और फिर यहाँ पे आके ये वीडियो देखो। तो सबसे पहले आया पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है वो एक तरीके का प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम का मतलब ये वैसे खुद कुछ ये डायरेक्टली जो है प्रोटीन पे काम नहीं कर सकता, उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। तो प्रो एंजाइम है तो इसको खुद को अपने आप को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्टिव एंजाइम में। ठीक है, तो पेप्सिनोजन गेट्स कन्वर्टेड टू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। और HCl जो है ये हमारे पास स्टमक में जो सेल्स हैं हमारे वो बनाते हैं। अब कौन से सेल्स, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड थी तो उसके जो पराइटल सेल थे वो HCl सिक्रेट करते हैं। तो पहले वो जो वीडियो है गैस्ट्रिक ग्लैंड वाला उसको एक बार देखोगे ना, तो पीएच इसका होता है 1.8। पेप्सिनोजन गेट्स कन्वर्टेड टू पेप्सिन जो कि एक्टिव एंजाइम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक प्रोसेस लिखी गई है इस तरीके से, यहाँ पे एरो करके ऑटो कैटालिसिस। ये ऑटो कैटालिसिस का मतलब होता है, देखो बहुत सारा पेप्सिनोजन है मान लो, थोड़े से HCl के प्रेजेंस में वो क्या बन गया, पेप्सिन। अब जैसे ही पेप्सिन बन गया ना, वो पेप्सिन खुद पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने लगता है। ठीक है, बस जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है उसमें हमको क्या चाहिए, HCl। तो ये जो एक्टिविटी जो हम लोग बोल रहे हैं, जो पूरा रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिसिस। ठीक है, अब बन गया पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन्स पे काम करता है, पेप्सिनोजन नहीं करता। तो प्रोटीन्स पेप्सिन इस पर एक्ट करेगा, कौन सा कितना पीएच 1.2 to 1.8, और क्या बनाएगा, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। नेक्स्ट एंजाइम जो है वो है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन भी किस तरीके का एंजाइम है, प्रो एंजाइम है। ये खुद जो है प्रोटीन पे डायरेक्ट एक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो प्रोरेनिन को भी क्या बनना पड़ेगा, जो उसका एक्टिव फॉर्म है जो कि क्या है, रेनिन। ठीक है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखो। प्रोरेनिन जो है फिर से काय में अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा जिसका नाम है रेनिन। पर ये खुद नहीं हो सकता, इसको किसकी ज़रूरत है, पेप्सिन की। और पेप्सिन खुद कैसे बनता है, HCl की एक्टिविटी से। तो प्रोरेनिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेनिन इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन। अब ये जो रेनिन है ना, इट इज़ फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में ये हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अब रेनिन जो है वो क्या करता है, केसीन। केसीन ये किस तरीके का प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन। जब भी हम लोग मिल्क लेते हैं तो उसमें केसीन नाम का प्रोटीन होता है। तो मिल्क प्रोटीन जो है वो सिर्फ रेनिन डाइजेस्ट करता है, सिर्फ नहीं दूसरे एंजाइम भी है, पर मोस्टली जो इन्फेंट्स हैं उनमें जो है वो रेनिन डाइजेस्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। केसीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन एंड कैल्शियम आयंस क्या बनाते हैं, पैराकैसिनेट। और ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो पैराकैसिनेट जो है अब ये बन गया। ठीक है, पैराकैसिनेट जो है पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, हमको क्या बनाना है, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस बनाना है स्टमक में अभी फिलहाल। तो कैल्शियम पैराकैसिनेट जो है फिर से इस पर कौन एक्ट करेगा, पेप्सिन एक्ट करेगा, और हमको क्या मिलेंगे, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में तुम्हें ये पॉइंट दोनों भी टेक्स्ट बुक में देखने के लिए मिलेगा कि रेनिन जो है इन्फेंट्स में हमको प्रेजेंट मिलता ही है। ठीक है, हमेशा वहाँ पे इन्फेंट में प्रेजेंट रहता ही है, क्योंकि जो इन्फेंट्स हैं उनका मेन डाइट क्या है, वो ऐसा चावल दाल थोड़ी ना खाते हैं, वो क्या लेते हैं, मोस्टली मिल्क ही लेते हैं। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट का अगर वो मिल्क ले तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, केसीन। और केसीन को अगर डाइजेस्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, रेनिन। अब जैसे जैसे इन्फेंट अब जब बड़ा होते जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रेनिन का जो प्रोडक्शन है वो कम होते जाता है।
इसलिए तुमने देखा होगा कि कुछ कुछ लोगों को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब उनका पेट दुखने लगता है या वॉमिटिंग होने लगती है। तो किस वजह से होने लगती है कि उनके पास जो है ये रेनिन नाम का जो एंजाइम है ना वो नहीं होता, तो इस वजह से। अब अगर हम अगर ह्यूमन बीइंग को छोड़ दें और दूसरे एनिमल्स की बात करें, जैसे काव फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो है जो काफ होता है वो ही जो है सिर्फ और सिर्फ मिल्क कंज्यूम करता है, क्योंकि उसके पास रेनिन देखने के लिए मिलता है। जो उनके डाइजेस्टिव जो जूसेस है, स्टमक के गैस्ट्रिक जूसेस, उसमें रेनिन हमको मिलेगा। पर अगर अडल्ट काव जो हो गई है उसमें रेनिन देखने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग जो काव है वो मिल्क कंज्यूम ही नहीं करती है, क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रेनिन इज़ प्रेजेंट इन इन्फेंट्स, जो एडल्ट्स हैं उनमें हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ मिल्क। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पेप्सिन कैन नॉट डाइजेस्ट कैरेटिन, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है पेप्सिन कैन नॉट डाइजेस्ट कैरेटिन। अब कैरेटिन क्या है, जैसे कि बार बार बताया वैसे तुम्हें, जो हमारा हेयर जो है बार बार शैम्पू के ऐड में भी आता है ना कैरेटिन ट्रीटमेंट, तो हमारा जो हेयर जो है, नेल्स जो है, वो कैरेटिन से बने हुए हैं। तो पेप्सिन जो है कैरेटिन को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट जो है फूड कहाँ पर आ गया, जो हमारा प्रोटीन वाला जो फूड था स्टमक से फिर आ गया ड्यूओडेनम पे, जो कि किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ड्यूओडेनम पे दो ग्लैंड जो है हमारे वो ओपन होते हैं, पैंक्रियाज एंड लिवर। लिवर से क्या आ रहा है, बाइल, ठीक है। बाइल में किसी भी तरीके का कोई भी एंजाइम नहीं है, इसलिए बाइल जो है किसी भी एक्टिविटी में नहीं रहेगा डाइजेशन की। मेनली कौन यहाँ पे काम आते हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस। अब पैंक्रियाटिक जूसेस अगर तुम डाइजेस्टिव जूसेस वाली वीडियो निकाल के देखो, फिर से वो एक बार देख लो, याद कर लो, वहाँ पे जो जो एंजाइम है ना वो हमने देखना है। सबसे पहला वहाँ पे होता है ट्रिप्सिनोजन, ये फिर से किस तरीके का एंजाइम है, इनएक्टिव, मतलब प्रो एंजाइम। ट्रिप्सिनोजन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज गेट्स कन्वर्टेड टू ट्रिप्सिन, जो कि कैसा फॉर्मेट है इसका, एक्टिव फॉर्मेट, एक्टिव एंजाइम। अब एंटेरोकाइनेज जो है वो पैंक्रियाटिक जूस में नहीं रहता, वो कहाँ से आता है, इंटेस्टिनल जूस से, ठीक है। तो ट्रिप्सिनोजन को अगर ट्रिप्सिन में बदलना है तो उसको इंटेस्टिनल जूस का एक चीज़ लगेगी, कौन, एंटेरोकाइनेज, ठीक है। तो ये बन जाएगा ट्रिप्सिन। अब फिर से वही ऑटो कैटालिसिस, ट्रिप्सिन जैसे ही थोड़ा सा बन गया वो क्या करने लगेगा, खुद ही के जो मॉलिक्यूल्स है, जो ट्रिप्सिनोजन वाले इनएक्टिव वाला जो एंजाइम है उसको खुद ही से क्या करने लगेगा, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने लगेगा, ठीक है। तो ट्रिप्सिन बन जाएगा। अब ट्रिप्सिन जो बन गया है वो किसी और को एक्टिव होने में मदद करेगा, जैसे कि कौन है वो, काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन फिर से किस तरीके का एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम यानी प्रो एंजाइम। इट गेट्स कन्वर्टेड टू काइमोट्रिप्सिन विच इज़ एन एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन खुद किसकी मदद से बनता है, एंटेरोकाइनेस विच इज़ प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। तो ये सारे एक्टिव हो गए अब एंजाइम। यहाँ पे जो हम लोग स्टमक में देख रहे थे वहाँ पे पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज और पेप्टाइड्स बन गए थे। अब ये जो सिंपलर जो पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज और पेप्टाइड्स हैं उनको हमें नीचे एक्ट करना है, ड्यूओडेनम पे उनका फुल डाइजेशन करना है और बनाना क्या है, अमीनो एसिड, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड ही हमारी बॉडी क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। तो प्रोटीन्स जो है उस पर कौन ऐड करेगा, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। 8.6 to 8.8 pH रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन आ रहा है, बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूसेस आ रहे हैं, जो क्या कर देते हैं, जो वहाँ से HCl जो मिक्स होके आ रहा है फूड पे उसमें बेसिक को pH डाल के, इसलिए 8.6 to 8.8 उनका pH हो जाता है। तो जो प्रोटीन्स बचे कुचे जो रह गए होंगे, जो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में, ठीक है। जितने भी प्रोटीन्स बच गए थे जो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाए थे वो। अब पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस, इनके ऊपर कौन काम करता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड अमाइनो पेप्टिडेज। अब ये पीजे और आईजे क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है ये पैंक्रियाटिक जूस का है, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस में रहता है ये, और अमाइनो पेप्टिडेज कहाँ होता है, इंटेस्टिनल जूस में, ठीक है। तो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में ये दोनों काम करेंगे और क्या बनाएंगे, अमाइनो एसिड एंड डाइपेप्टाइड्स। अब यहाँ पर मैंने लिख के दिया है, तुम ये ध्यान रखना, ये डाइपेप्टाइड्स क्यों बनते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने बताया था तुमको कि ये जो प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं दो तरीके के होते हैं, एंडो एंड एक्सो। तो ये जो है ये एक्सोपेप्टिडेजेस है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो टर्मिनल पोर्शन होता है वहाँ से अमीनो एसिड निकालते हैं।
सो अगर टर्मिनल एंड से अमीनो एसिड निकल रहे हैं तो बीच के जो पोर्शन बच गए वो डाइपेप्टाइड्स ही बचेंगे ना, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर डाइपेप्टाइड्स क्यों बनते हैं, रीज़न हमें पता होना चाहिए। तो कुछ अमीनो एसिड निकल जाएंगे जो कि एंड्स पे होंगे और बीच में बच जाएंगे डाइपेप्टाइड्स। अब डाइपेप्टाइड्स को डाइजेस्ट करना है तो फिर से डाइपेप्टाइड्स को कौन डाइजेस्ट करेगा, डाइपेप्टिडेजेस, और क्या बन जाएगा लास्ट में अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड ही प्रोटीन्स का क्या है, सिंपलर फॉर्म्स, और अमीनो एसिड ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो बकल कैविटी से पूरा डिओडेनम तक हमने प्रोटीन का डाइजेशन देख लिया है। अब फिर से तुम स्टेट का बुक, नीट का बुक दोनों भी पढ़ लो, और उसको रीडिंग करने के बाद एक बार फिर से ये वाला वीडियो देखना। तो 2 बार वीडियो देखना, पहले स्टार्टिंग में देख लो, फिर बुक की रीडिंग, एंड देन फिर से एक बार वीडियो देखो, तब जाके अच्छे से समझेगा और तुम्हें याद रहेगा।